पिछला 2 क्लास अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। सेक्शन नंबर 30 जिसमें डिस्कस किया अपन 29-30, और लास्ट क्लास जो अपन डिस्कस किया क्या होता है आपका एडमिशन वगैरह जो डिस्कस किया अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आप लोग का। 2 ऐसा सेक्शंस है जो कि अपन इस वाला पार्ट का है, ठीक है। उसके बाद ये वाला यूनिट जो है अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 सेक्शन मात्र बचा हुआ है। सेक्शन नंबर 35 तक किया अपन ने डेथ वाला पार्ट, सेक्शन 35 किया अपन डेथ वाला पार्ट। उसके बाद अभी आगे डिस्कस करता है 36, ठीक है। थोड़ा 36 में एक इशू है कि जिसके पास बुक है आप लोग देखना कि थोड़ा सा बोल्ड नहीं किया है, ठीक है, तो थोड़ा अंडरलाइन कर लेना आप लोग। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, सेक्शन नंबर 36 बीच में है आपका, डेथ के इमीडिएट बाद, ठीक है। इसमें क्या है सुनो, एज द वर्ड सजेस्ट क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर का क्या राइट है जब वो पार्टनरशिप से निकल जाए। जब वो पार्टनरशिप से निकल जाए तो आउटगोइंग पार्टनर बोले तो निकलने वाला पार्टनर, जो पार्टनर निकल रहा है, एक्सपेल हो गया, रिटायर कर रहा है, कुछ भी कारण से अगर वो फर्म से निकल रहा है तो उसके पास क्या राइट रहेगा। ऐसे तो हम लोग बोल सकता है कि नहीं तुम लोग सिमिलर काम कर नहीं सकता है, या फिर दूसरा तरफ से अगर सोचे तो सोचो अगर जतिन एक जगह पे पार्टनर है, वो 15 साल से एक ही पार्टनरशिप फर्म में है, काम कर रहा है, एक ही बिजनेस कर रहा है। आप मुझे बताओ क्या उसको उस बिजनेस के अलावा कुछ और आएगा? नेचुरल सा बात है, उसमें स्पेशलाइज करेगा। अब अगला अगर फर्म छोड़ रहा है तो वो कौन सा काम करेगा मेरे को बताओ, उसी से जैसा करेगा। तो बोला कि देखो अगर आप चाहो तो आपके पास लीगली राइट है, आपके पास लीगली राइट है कि आप कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, ठीक है। बट कुछ कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या है? नंबर 1 कि जतिन जो है अब फर्म के नाम पे काम नहीं करेगा। जतिन ये नहीं दिखाएगा कि अभी मैं पार्टनर हूं, आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दो। नंबर 2 वो ये नहीं दिखाएगा कि वो जो बिजनेस कर रहा है ना वो फर्म का नाम पे बिजनेस कर रहा है, मतलब कि पहले तो ये फर्म का नाम यूज नहीं करेगा। नंबर 2 ये नहीं दिखाएगा कि देखो ना अरे वो बिजनेस ना अपना ही है, आप मेरे को दो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना सेम ही है काम, ऐसे कर, ऐसे नहीं करेगा। नंबर 3 किसी भी पुराने पार्ट जो कस्टमर्स है, एक वर्ड लिखा हुआ है सॉलिसिट, ये भी जैसे आपको कुछ कुछ वर्ड हम सिखाया था ना आपको बीच बीच में, उस तरीके से ये एक वर्ड है जो आपका डिक्शनरी में, लॉ का डिक्शनरी में आना चाहिए, वो वर्ड है सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आज काम आएगा, आगे भी काम आएगा आपका, ठीक है। सॉलिसिट का मतलब है छलावा देना। मतलब कि मैं बोलूंगा प्रथा सुनना, मैं अभी क्या किया, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने सोचा अपना फॉर्म खोलता, मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलेगा, ठीक है। अब मैं खोला, मैं सोचा स्टूडेंट्स बहुत आएंगे मेरे पास में, अब स्टूडेंट आ नहीं रहा, मेरे को याद आया कि कुछ लोग तो मेरे से अभी भी पढ़ रहे हैं। प्रथा को बोलूंगा प्रथा सुनना, मैंने अपना खोला है, देखो तो यहाँ पे फायदा मिलता है, उससे ज्यादा फायदा वहां मिलेगा, तो वहां पे आके मेरे से पढ़ ले अच्छे से। इसको क्या कर रहा हूँ मैं? छलावा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ ताकि ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या हो रहा है मेरे पास आ जाए। ऐसा तुम काम नहीं करेगा, समझ में आया? यानी कि आप चाहो तो आपके पास एज अ पार्टनर राइट है सेक्शन नंबर 36 में कि आप कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हो सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस। बट एक तो पहला ऊपर में लाइन लिख दिया, क्या लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो ब्रह्मास्त्र लाइन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि नाम यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर्स लोग राजी है कोई दिक्कत नहीं, जैसा माने करो बिजनेस, तो हम लोग क्या करेगा? एक्ट ये बता दिया है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब बात खत्म। बात समझ में आया आपको? अरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ तो बात ही खत्म हो गया उधर में। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो क्या राइट है पार्टनर के पास में? द आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू 3 एक्सेप्शंस। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, प्रॉपर, ठीक। नंबर 2, जिस तरीके से आप अलाउ कर रहे हैं राइट कि आप पार्टनर को अलाउ कर रहे हैं कि आप बिजनेस कर सकते हो, आप चाहो तो रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। मतलब कि पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप डिपेंड करता है। कुछ पार्टनरशिप जो है वो अलाउ करता है क्योंकि एक्ट के हिसाब से अलाउड है, और कुछ पार्टनरशिप अगर रेस्ट्रिक्ट भी करना चाहता है कि प्रथा सिमिलर बिजनेस ना करे क्योंकि हमारे कंपटीशन के लिए खराब है, तो आप रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। बट आपको याद होगा इसमें सेक्शन नंबर 27 अट्रैक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो आप रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, आप कंपीटिंग बिजनेस करने से रोक सकता है, ये इलीगल नहीं है, बट प्रोवाइडेड कि क्या जो आप लिमिट डाल रहे हो वो स्पेसिफाइड लिमिट में हो, और वो जो लिमिट दे रहा है आप वो बिल्कुल रीजनेबल हो। मतलब कि जो लिमिट्स है वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल हो। पीरियड हो चाहे लोकेशन हो, क्या होना चाहिए? रीजनेबल हो। अगर वो रीजनेबल है तो आप रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का क्लॉज में नहीं फॉल करेगा। मतलब 36 में ये भी बोला है कि लीगली आपके पास राइट है कि आप बिजनेस कर भी सकते हो एक्सेप्ट 3 कंडीशन, और अगर फर्म चाहे तो आपके ऊपर क्या
रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, रीजनेबल है। ठीक है, समझ में आया सबको? इजी। भैया और एक बार बोलिए ना। क्या बोलो बोलो। ये मतलब दिमाग में नहीं घुसा, ऊपर से चला गया ये आप। अरे बाप रे, ऊपर से चला गया। 36 में ये बोला है, देखो 36 का पहले बेस समझो। 36 ये है आपका कि पार्टनर के पास में क्या राइट है जब वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है। जब वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है तो पार्टनर के पास में क्या राइट है? नंबर 1, अगर पार्टनर चाहे तो कंपीटिंग बिजनेस, मतलब जिस पार्टनरशिप फर्म में वो था सिमिलर बिजनेस कर सकता है, प्रोवाइडेड वो 3 कंडीशन जो यहाँ लिखा हुआ है, ये तुमको समझ में आ गया ना, तीनों कंडीशन? हाँ, ये फॉलो करे तो ये भी अलाउड है। ये है 36(1) में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप चाहो, आपका फर्म जो है अगर वो चाहता नहीं है कि सिमिलर बिजनेस करे, ठीक है, अगर वो नहीं चाहता है कि वो सिमिलर बिजनेस करे, पीछे से आवाज आ रहा है, अरे आवाज आ रहा है, उसके लिए रोकने के लिए, उसको उठाने के लिए बोला, तुम वापस घसीट दिया। इसी है तो उठ गया तुमसे बात करता है। ठीक है, तो अभी क्या है 36(1) में है कि लीगली आपके पास राइट, सुनो 36(1) में है कि आपके पास लीगली राइट है कि आप कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। और 36(2) में ये बोला है कि फर्म चाहे तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि वो रेस्ट्रिक्शन कैसा हो, रीजनेबल। समझ में आया चिराश्री? हाँ, क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, हाँ आया, अभी आया। अच्छा, सेक्शन 37 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग स्टार मार्क कर लो। सेक्शन नंबर 37 ये लास्ट सेक्शन है यूनिट नंबर 3 का। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी, अगर कोई पार्टनरशिप एक्ट बुक से फॉलो कर रहा है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल से अगर देखा है किसी ने, अगर देखा है तो उसमें 3rd यूनिट का लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट सेक्शन 37 स्टार मार्क कर दो इसको। ठीक है, अच्छा है, पूछ सकता है। जब आप पार्टनरशिप फर्म से निकल रहा है, आउटगोइंग पार्टनर मतलब कुछ भी, रिटायर हो गया, एक्सपेल हो गया, डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या पार्टनर आउटगोइंग बन जाता है? द आंसर इज यस। जब आउटगोइंग पार्टनर बनता है तो मेरे को बताओ कुछ राइट्स रहता है या नहीं रहता किसी के पास में? पार्टनर के पास में कुछ राइट्स है? हाजतन, किसी के पास राइट्स है? क्या राइट्स है पार्टनर के पास में? कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको मिलना चाहिए, जो उसका एसेट्स वगैरह है पार्टनरशिप फर्म में उसका जो भी शेयर है उसको मिलना चाहिए, बराबर। कोई भी पार्टनर अगर निकल रहा है तो उसका शेयर क्या क्या है उसको मिलना चाहिए, बराबर। कोई कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल का अमाउंट भी उसको मिलेगा। मगर अगर बाई चांस सोचो, एग्जाम्पल, राशि का निकल रहा है फर्म से, ठीक है, निकल रहा है, इसका कैलकुलेट कर ले सब कुछ कि इसको लीगली कितना मिलेगा फर्म से, और फर्म इसको नहीं दिया, फर्म इसको वो शेयर नहीं दिया, तब क्या क्या राइट है पार्टनर के पास में? नंबर 1, वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? वो आपसे जितना भी अमाउंट ड्यू है ना उसके ऊपर क्या चार्ज कर सकता है? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ व्हाट? 6%। ठीक है। नंबर 2, या तो वो 6% का इंटरेस्ट ले सकता है आपसे, या फिर और आपसे एग्जाम्पल सोचो, राशि को मिला था 10 लाख रुपया। कितना मिला था? 10 लाख रुपया। 10 लाख का टोटल कैपिटल राशिका का कंट्रीब्यूटेड है। कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया राशिका ने? 10 लाख का। टोटल फर्म में कैपिटल है 40 लाख का। राशिका कितना कंट्रीब्यूट किया? 10 लाख। टोटल फर्म में कितना कैपिटल है? 40 लाख। तो राशिका का शेयर कितना हो गया? 10/4, मतलब 10/40 यानी कि 1/4, 1/4, 25%, बराबर। टोटल कैपिटल कितना बोला मैंने? 40 लाख। उसमें से राशि का कितना था? 10 लाख। जैसे शेयर कितना हुआ? 1/4, बराबर। समझ में आएगा? एक तरीका तो ये है कि इसको अगर पैसा नहीं मिला तो ये कितना रेट में इंटरेस्ट ले सकता है? 6% में, बात खत्म। या फिर राशि का ये बोल सकता है साथ में कि सुनिए ना, आप एक और काम करो, जो भी प्रॉफिट होगा ना, आप जैसे इसका पैसा तो ब्लॉक हो गया, इसको कितना मिलना था? 10 लाख रुपया। फर्म उतना 10 लाख रुपया इसको दिया ही नहीं। फर्म आगे बिजनेस करता रह गया, बिजनेस करता रहा, और साल भर में फर्म जो है 4 लाख रुपया कमा लिया। कितना कमाया? 4 लाख रुपया कमा लिया। अब 4 लाख सोचो, अगर राशि का बिजनेस फर्म में रहता है, इसका पार्टनर रहता, तो राशिया को कितना रुपया मिलता है इसमें से? 4 लाख में से 1 लाख। 4 लाख इंटू 1/4, बराबर। तो उतना 1 लाख रुपया इसको एडिशनल मिलना पड़ेगा। ये लीगली क्लेम कर सकता है। मतलब कि
अगर पार्टनरशिप फर्म में आपका जब आप आउटगोइंग पार्टनर बन रहे हो, आपका कुछ शेयर रियलाइज हुआ, उस शेयर का पैसा आपको नहीं मिला, तो आपको या तो 6% इंटरेस्ट में मिलेगा, ब्याज में आपको मिलेगा, या फिर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, मेरे को एक बार से वेरीफाई करना है कि ये दोनों के बीच में और है या एंड है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक बार बुक में चेक करके आपको बताएगा। ठीक है, आई हैव अ स्लाइट डाउट हियर कि इसमें एंड था या और था, बस एक बार वेरीफाई कर लेगा आप लोग। किसी के पास अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, आप लोग के पास तो नहीं होगा शायद, और अगर किसी के पास ऑनलाइन के पास किसी के पास मटेरियल है, एक बार से भी सेक्शन नंबर 37 को वेरीफाई कर लो। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? हो सके तो 37 और 38 एक बार रीड कर लेना खाली बुक से, क्योंकि बगल में लिखा हुआ भी बुक बोल के कि किस तरीके से स्टेटमेंट बताया ना आपको 10 लाख कैपिटल 40 लाख वाला, वो सेक्शन नंबर 38 में मेंशन किया हुआ है। इजी है, इसमें से एग्जाम में पूछता है, याद करने लायक कुछ नहीं है इस टॉपिक में, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और सिर्फ वन लाइन में लिखना है आपको आंसर्स को। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? तो अपना यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 खत्म हो गया। यूनिट 1 में क्या पढ़ा अपन ने? बेसिक्स, पार्टनरशिप होता क्या है, क्या सेक्शन काउंट किया उसको, 4, 6 ये सब काउंट किया, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, खत्म। उसके बाद में अपन क्या किया? राइट्स एंड ड्यूटीज वाला पार्ट, वो मैंने आपको बोला था आप अभी पढ़ो, 10 दिन बाद पढ़ो, हल्का हल्का भूलेगा, उस पर ऑप्शन नहीं है अपने पास में, उसको रिवाइज करने का है अपने को, हो सके तो उसको माइंड रिविजन करने का। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद में क्या था, आगे में जाके आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, सेक्शन नंबर 29 से शुरू होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका 120% क्लियर होगा मेरे हिसाब से तो अभी तक। ठीक है, अभी जो पार्ट हम लोग नेक्स्ट करने वाला है दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इसमें से मैं मार्क करा दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो 4 मार्क के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने कई बार डिस्कस भी किया आप लोग से वाला पार्ट कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करता अपन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। मैंने याद है आपको एक स्टेटमेंट बोला था, नहीं करना करना कंपलसरी नहीं है, बट ना करने का इतना नुकसान है कि लोग बाग पार्टनरशिप डीड जो है या रजिस्ट्रेशन जो है करवा लेता है। याद आ रहा है आप लोग को? ये वाला पार्ट मैंने आपको बोला था, तो उसका क्या नुकसान होता है वो डिस्कस करेंगे। बट भैया थोड़ा सा और रिवीजन करने के लिए और आराम चाहिए, थोड़ा सा कैसे रिवीजन करें, और पार्टनरशिप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ रहा है पर थोड़ा और सीमेंट थ्रू करना है। आओ चलो आप लोग के लिए ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। और है दोनों के बीच में, और है, लिख लो आप लोग सेक्शन नंबर 37 में, ये लिख लो। ठीक है, और लिख लो 6% और एसओपी वाला पार्ट, इसमें एग्जांपल मैं लिखाऊंगा अभी, उसके बाद आप लोग लिखना पहले एग्जांपल। ठीक है, पहले एग्जांपल लिखिएगा आप लोग साथ में। ठीक है, रुको सुनो, आप लोग आओ पेज नंबर 47 में आओ। आप लोगों को चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा होगा ना कि पार्टनरशिप तो भैया खत्म नहीं होता, कैसे बोल रहे आप खत्म होने वाला है? क्या लिखा हुआ है? दैट मींस जितना भी डिस्कशन मैंने अभी तक आप लोग से किया है जिस भी लैंग्वेज में, वो पूरा का पूरा जैसे मैंने बोला है आप लोगों को, जैसा जैसा बोला है हूबहू इट इज गिवन ऑन अ समराइज्ड फॉर्म। समझ में आ रहा था? मतलब अगर आपने मेरा लेक्चर्स को फॉलो किया है तो आप लोग को ये समरी नोट बिल्कुल मक्खन लगेगा। क्लियर है ये वाला पार्ट? सॉर्टेड हो गया पूरा लाइफ आराम से, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसा वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ रिटन वर्जन ऑफ व्हाटएवर आई हैव टॉट। ठीक है, कूल हो गया बिल्कुल आराम से। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज मैंने बोला था एलएलपी एक्ट वाला बात मैंने बता दिया था आप लोग को, ये लोग को नहीं पता, तुम लोग को बता देगा। छोटा छोटा रोज का लेक्चर भेज देगा एक आप लोग को 20-20 मिनट का, अपने कन्वीनियंस के दिखा दो और अपन लोग इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे हल्का हल्का। और जब आपका खत्म हो जाएगा लेक्चर वो, तब अपन एक रिवीजन क्लास रख लेगा एलएलपी एक्ट का। छोटा एक्ट है, 5 मार्क का पेपर आएगा, एकदम सेम है पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट का। सब हर जगह लगेगा कि अरे तो कंपनीज एक्ट में पढ़ा, अरे ये तो पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। ज्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं है, 20-20 मिनट का लेक्चर है बस। और ऐसा भी नहीं कि फटाफट फटाफट भेजेगा, आपको एक एक करके भेजेगा ग्रुप में, बट मेक श्योर एवरीबॉडी कंप्लीट्स, नहीं तो क्या पूरा चीज खराब हो जाएगा अपना। 5 मार्क मत जाने दो। ठीक है, इजी चैप्टर है, मत जाने दो। ठीक है, जब तक अपन को लगता है कि अपन कर सकता है तब तक सिलेबस छोड़ने का मत सोचना। जब लगे कि भैया आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, याद नहीं हो रहा है टॉपिक, क्या करें, छोड़ देने का, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 1.5 दिन के बारे में बोल रहा हूँ मैं। 1.5 दिन में ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक इतना टाइम लगा रहा है, अब क्या लॉ में तो क्या था आगे बढ़ गया, कोशिश में मन में हाथ मेरा बोलते रहोगे। अकाउंट्स में ऐसा होता है, सम कर रहा, सम नहीं हो रहा भैया, क्या करें। मैथ्स में एक्चुअली अकाउंट्स तो फर्स्ट पेपर है, तो 4-5 दिन आपको टाइम देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा। मैथ्स में सम नहीं हो रहा, क्या करे भैया, छोड़ देना, कोई बात नहीं। लॉ में भी ऐसा होगा, मन में आएगा कि भैया ये तो बहुत मस्त किया था जब हम पढ़ाई किया था, अभी हो नहीं रहा, कोई बात, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ऐसा टॉपिक आ गया, मैंने आपको 5 बार समझा दिया, या फिर कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है लैंग्वेज इतना टफ है कि नहीं दिमाग में बैठ रहा है, अपने लैंग्वेज में हो जाता तो ठीक है, और नहीं तो छोड़ देने का, कोई स्ट्रेस नहीं है। आप लोग अपने लैंग्वेज में ऐसा कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं है तक, कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा आप लोगों को पता है। और 116 मार्क का पेपर आता है, पहला बात तो उसमें आने का चांसेस इतना कम है,
दूसरा बात, अगर आ भी गया तो ऑप्शन का ऑप्शन है, अब वो उसके बाद भी आ गया तो कितना मार्क्स चला गया, 2 मार्क 3 मार्क, कोई बात नहीं, अभी भी हाथ में 97 है 96 है। इतना स्ट्रेस लेके पढ़ने दरकार नहीं। और समझो, आपको लगेगा भैया क्या बोल रहा है ये बात, बट ये प्रोफेशनल एग्जाम और 12th का एग्जाम में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। 12th में अब मैं आपको ये बात बोलूं कि गरिमा ये चैप्टर छोड़ के चला दे तो गरिमा बोले क्या बात कर रहे, कैसा टीचर है। बट प्रोफेशनल एग्जाम में द मेन मोटिव क्या है आपका, कि आपको टाइम बचाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट का आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ माय सब्जेक्ट बोल रहा हूँ आपको, यू हैव टू प्लान फॉर दैट 1.5 days। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि आप लंबा लंबा नोट्स बना बना के रखे हो सोच के कि मैं आराम से कर लूंगी, और एक एक चैप्टर को अगर आप 5-5-6 दिन लगा रहे हो, तो आप बेवकूफ हो, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग बीसीआर खत्म करना है इन 1.5 days। दैट मीन्स कंपनीज एक्ट को 1 घंटे से ज्यादा आप दे नहीं सकेगा, पता है ना, समझ में आ रहा है। मतलब 1 घंटा के अंदर पढ़ना कैसे, समझो, कंपनीज एक्ट को 1 घंटा में खत्म करना है। इसमें आपको रिविजन भी करना है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना है। सारा क्वेश्चन देखना पॉसिबल है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तो उसको अभी से काट देने का, उसको अभी से काट देने का, जो देखना है क्वेश्चंस की, हाँ भैया ये एग्जाम के पहले देखना है हमको। और देखो थोड़ा स्मार्ट बनो, कुछ कुछ पार्ट क्या होगा, आपको लगेगी क्वेश्चन बैंक ज्यादा इजी है आपके लिए पढ़ना, उस टॉपिक को मेन बुक से मत पढ़ो, उसको कट करके बोलते रेफर हियर, और क्वेश्चन बैंक को लेतरा कर दो ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऊपर लिख लिख के अपना लैंग्वेज में। क्यों इतना टाइम वेस्ट करता है कि अलग से सोचे कॉपी बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, इतना टाइम अपने पास में नहीं है। स्मार्ट बनो, स्टिकी नोट्स लगा दो, बड़ा बड़ा स्टिकी नोट्स की क्या लिखेगा आप लोग लैंग्वेज में, लिख लिख के लेके आओ ना मेरे पास में, हम तो वेरीफाई करने के लिए रेडी है, बोला ही है, लिख लिख के लेके आओ, अपना लैंग्वेज में लिख के आओ कि ये भैया सही है क्या, गलत होगा तो क्या, ऊपर से स्टिकी नोट हटाया वापस चिपका दिया। आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा, मेरे को भी मिल नहीं रहा, हम 2-3 बार देखा, ऑडिट का बुक दिखाएगा आप लोग को, टाइम नहीं था भैया हाथ में, और हम खुद का हाथ का नोट्स ही पढ़ पाते हैं, हम तो झूठ क्यों बोलेगा तुम लोगों को, हम वैसा इंसान है, नहीं तो हम खुद का नोट्स क्यों तुम लोगों को देगा बना के, हम खुद भी दूसरा का नोट से पढ़ नहीं पाता है, हम हाथ से जब तक लिखता नहीं ना तो नहीं होता। हम क्या क्या बताते, ये ऑडिट का बुक है ना, अब बुक तो यही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि बना पाए, हम लिटरली पता है पेपर को कट करके ऐसे करके, या फिर हम छोड़ दिया उसको अपना, जैसे ये पेपर को निकाला, इसने अपना आंसर लिख दिया, उसके ऊपर चिपका दिया, या फिर स्टेपल मार दिया। मेरा बुक उस तरीके से था, मेरा मोटा बुक इतना बुक रेडी मोटा हो गया था, और मेरा लिटरली हर एक पेज में लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो कितना पढ़ना है, वो मेरा एग्जाम के लिए रेडी था। हम पूरा बुक को कॉपी मतलब काट कूट के कर दिया, वैसा बुक था कि हमको लगा था कि कोई नहीं लेगा वो बुक को। तुम पता है वो अभी तक कितना अटेम्प्ट हो गया मेरा एग्जाम, मेरे पास होने के बाद अभी तक वो बुक मूव कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ऑडिट का बुक अभी तक किसी ना किसी के पास में, हम कल भी पूछा कि किसके पास है, पता ही नहीं किसके पास तुम्हारा चला गया बुक अभी तक। तो वो बुक जिसमें कटा हुआ हम अपने तरीके से लिखा है, वो बुक में हाईलाइट किया हुआ पूरा, देखो तुमको बुक के बार बार पढ़ना है बुक को, हाँ आईपीसीसी में रेफर करने के लिए काम में आएगा तुम्हारा ये बुक, मान लिया हम, उसके अलावा कोई बुक को वापस पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना, तो इसको शिद्दत से प्यार से रख के मतलब नहीं है। इट शुड बी लुक लाइक कि तुम लोग पढ़ लिया लास्ट टाइम की तरह पढ़ रहे हैं, रियलिटी बता रहे तुम लोग को, ठीक है। पास हो गया 10 दिन मस्ती करेगा तुम्हारे साथ में, नहीं हुआ 2 दिन का गम मिलेगा बस आप लोग को, बस सिंपैथी मिलेगा आप लोग को 2 दिन का, और कुछ लोग तो उस समय भी सिंपैथी नहीं देगा, आपको बोलेगा कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेना बस। पास हो गया सब लोग मस्ती करेगा आपके साथ, मैं बता रहा रियलिटी बता रहा आप लोगों को, समझ में आया या नहीं आया, पास हो जाएगा सब लोग मस्ती करेगा आपके साथ में, नहीं हुआ सिंपैथी मिलेगा आपको, और कोई जेन्युइनली सिंपैथाइज भी करेगा ना आपको कि यार कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ कोई बात नहीं दिक्कत नहीं, आपको लगेगा साला शो ऑफ कर रहा है पास हो गया ना बोल के। हम बता रहे आपको रियलिटी बता रहे हैं सच, आपको लगेगा कि क्या बात करता है भैया, दोस्ती में भी ऐसा होता है, हम दोस्ती को टूटते हुए देखा है इसकी वजह से, क्यों झूठ बोलेगा तुम लोग को, हम दोस्ती टूटते हुए देखा क्योंकि नहीं होता कोऑर्डिनेशन। आप आईपीसीसी में पहुंच जाओगे, वो बंदा सीए फाउंडेशन में रहेगा, दोनों का टैंट्रिम ही अलग हो गया पूरा। So I'm telling you, if you want to flock together, if you want to move together, you have to realize this thing. And it is irrespective of my स्वार्थ, हम ये बता रहे तुमको, मेरा स्वार्थ ये नहीं कि हमको 100% रिजल्ट को शो करना है, करना होता तो हम अपना बैलेंस भी दिखाते ना, अभी भी 90% से ऊपर रिजल्ट आता है, हम क्यों झूठ बोलेगा तुम लोग को, हमको शो ऑफ करना है तो हम करेगा ना ऐसे करके, हम इसलिए तुम लोग को बोल रहे हैं क्योंकि हम वो फेस देखा हुआ अपना लाइफ में, हम देखा हुआ है कि जब पास नहीं होता तो कैसा लगता है, हम वो दोस्तों के साथ में बैठा हुआ है जिसको जो पास नहीं होता है, हम वो लोग को देखा हुआ जो आके रोया हुआ है मेरे पास में लास्ट अटेम्प्ट में जिसका क्लियर नहीं हुआ था, हम उसको क्या समझा था तुमको बताओ, उसको कितना मिला पता, 196 200 में से, हम उसको क्या सिंपैथाइज करें तुमको बताओ, तो मेरा पोजीशन समझ रहा क्या हुआ था, अपना गाड़ी को रोका था उसके चक्कर में, हम आ रहा था स्कूल से रिजल्ट के टाइम में, हम गाड़ी साइड में रख कर उसको 15 मिनट तक वो रोया है, पता है हम उसको क्या सिंपैथाइज करें तुम लोग बताओ हमको, कहाँ गलती है उसका, इफ शी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट शी वुड हैव गॉट अराउंड 170s, बंदा को 196 मिला यार, 4 मार्क्स से पास नहीं हुआ वो, 4 मार्क, 200 के लिए मत पढ़ो, 250 के लिए पढ़ो, एक ही बार मौका मिलता है, एक ही बार मौका मिलेगा सीए में, 3 अटेम्प्ट बस खत्म, बात खत्म,
लाइफ में 3 चीज 3 बार पढ़ना है आपको, बस यही सोचो। सोचो ही मत कि नवंबर है या मई है, जो भी आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, नवंबर गिर रहा है आप लोग, करेक्ट, दिसंबर, सॉरी दिसंबर, डोंट थिंक कि जुलाई है या जून है। 3 अटेम्प्ट 3 बार पढ़ना, 3 बार जाने लगा सकता अपना लाइफ में, बताओ तो 4 साल में, 4-5 साल में, 5 साल में 3 बार जान लगाना है आपको बस। एंड कीपिंग योर हेल्थ इनटू पॉइंट, क्योंकि एग्जाम के पहले अगर आप लोग का हेल्थ खराब हो गया तो खत्म है। ये हम देखा हुआ है, ग्राउंड रियलिटी बता रहे तुम लोगों को। और जिस सब्जेक्ट में इशू होता है, जिस सब्जेक्ट में इशू है, ठान बांट लो कि रोज उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा अपन, भले ही आधा घंटा एक्स्ट्रा देना पड़े हमको, करो ना उसको बैठ के। एक स्टूडेंट था, वो राजस्थान से आया था, फर्स्ट बैच पे था मेरा, उसका इंग्लिश में इशू था, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा वहाँ पे हल्का सा दिक्कत होता है, हल्का सा, ऐसा नहीं कि इंग्लिश खराब था, बट उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा था पीसीआर वगैरह में, और उस समय हम करा रहा था पीसीआर। तो the only task I gave was regularly write down one thing about BCA, anything। तुम कोई भी चैप्टर में रैंडमली उठा के कुछ भी लिख लो, लेटर राइटिंग लिखना है, नोट मेकिंग करना है, कंपेरिजन करना, कुछ भी कर लो, तुम एक ना एक चीज लिखेगा ही लिखेगा। वो बंदा रिलीजियसली रोज लिखा, कितना टाइम लगा, 10 मिनट, बट वो रोज लिखा। वो बंदा को लॉ में कितना मिला, 61 या कुछ मिला। अब आई डोंट नो हाउ मच वो ही गॉट इन बीसीआर, हाउ मच ही गॉट इन लॉ, बट आई डोंट नो, बट ही गॉट अ ग्रेट मार्क ना। उस बंदा को जिसको लैंग्वेज में दिक्कत था, वो इतना अच्छा मार्क्स लेके आ गया। तो आप लोग का तो लैंग्वेज फिर भी अच्छा है। इतनी तो मेरी गारंटी है, और जो लोग मेरे से पहले पढ़ रहे हो, जो नया भी पढ़ने आया है आपको से कोई लोग, इतना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम जो बोलेगा आप लोग को सही बोलेगा, इतना तो अभी तक रियलाइज हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। और हम जेन्युइनली चाहते हैं कि तुम लोग का रिजल्ट आए, क्योंकि तुम लोग को बता रहा, अगर 95% रिजल्ट पे आता ना, 2 या 1 बच्चा का नहीं निकलता ना, यहाँ इतना ही हर्ट होता जितना पूरा का पूरा बैच फेल हो गया, उतना हर्ट होता हमको। क्यों बताएगा आप लोग, देख लेना, हम आपको लिख के दे रहे हैं। जितना लोग थोड़ा जैसे धनशी पढ़ा हुआ है पहले का, इसमें जतिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, जिस दिन सीए का रिजल्ट आया था पिछले अटेम्प्ट में, ये लोगों को पूछो, हम एक दिन क्लास नहीं करवाया था, क्योंकि 2 दिन पास नहीं हुआ था, खाली हम क्लास नहीं करा पाया था वो लोग को, क्योंकि नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि हमको पता है वो पेन कितना ज्यादा होता है, हम वो पेन को दे सकते हैं, दूसरा इंसान सिंपैथाइज कर सकता है तुम्हारे साथ में, जो कभी आज तक जिंदगी में फेल नहीं हुआ, कभी समझ भी नहीं पाएगा फेलियर क्या होता है, उससे सिंपैथाइज करेगा कि कोई बात नहीं भाई, होता है, या दीदी कुछ नहीं होता है। इसलिए हम तुम लोग को ये नहीं बोलेगा कि हम तुमको पुश करेगा। You should not be, I should not be the person telling you कि भैया टेस्ट लो। पिछला बैच जो था, which had the best results possible अभी तक का, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट भी आया अपना मार्क्स में, उनका बैच का स्पेशलिटी क्या था, चला के बोलता था, भैया ये पेपर सॉल्व कर लिया, भैया ये क्वेश्चन पेपर दो ना, भैया ये पेपर चेक करके दो ना, ये आंसर दो ना, खुद चला के बोलता था। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, चलो इसका बयान तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, पूछ लो, ये लोग का बैच को पूछ लेना तुम, अगर हम गलत बोल रहे तो हम झूठ बोल रहा होगा ना, पूछ लेना। चला के लोग भेज रहा था आंसर हमको, हम तो बोला भी नहीं भेजने के लिए, तब भी भेजा था, सिर्फ ये लोग इतना ही बोला कि आंसर रोज भेजना तुम लोग को। और हम एक टाइम ऐसा आ गया था, इसका जो फ्रेंड था तुम्हारा ये नेहा जो है, हम लिटरली परेशान हो जाता था, पता है, वो इतना आंसर भेजता था हमको कि हम चेक नहीं कर पाते, फिर वो बोल करता भैया देखा क्यों नहीं, उल्टा हम बोल रहे हाँ देख रहे, रुको चेक करते हैं। शी वाज पुटिंग मी अंडर प्रेशर, हम बता रहे तुमको रियलिटी, और हम तुमको बता रहे बहुत रेयर ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हमको प्रेशर में डाल सकता है कि मतलब तुम स्लो है सुशांत, जल्दी करो। आज हम टाइम इन एंड टाइम आउट आपको ये निकल के क्यों बोल रहे हैं चीज, क्योंकि अपना क्लास को सिलेबस खत्म करना ज्यादा जरूरी है, राइट। आप लोग क्या बोलेगा, भैया सिलेबस खत्म नहीं हुआ, बट हम तभी बोलते हैं आपको सिलेबस का कोई स्ट्रेस नहीं है, बट अगर आप लोग ये चीज रियलाइज कर लेगा ना आज के डेट में, माँ कसम ऐसा पढ़ाई इसका हिसाब नहीं है। कुछ कुछ लोग समझ नहीं पाता है ये चीज को, कुछ कुछ लोग समझदार है, समझ जाता है। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस वंस, यू हैव टू मेट द एक्सपीरियंस कि बंदा बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। आप मानो उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, मेरी गारंटी। और मैं ऑन पेपर्स लिख के देता हूं आपको, अगर ऐसा कोई गारंटी और दे पाएगा तो मैं आपको अपना नाम चेंज कर लूंगा। तुम लोग मानो तो सही, डालो तो सही जान, एक बार पढ़ो तो सही, एंड कीपिंग इनटू रेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। जो रेस्ट जरूरी है अपना लाइफ में, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 घंटा सोए, ठीक है। अपना बॉडी को समझो, योर बॉडी इज वे स्मार्टर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 घंटा सो, आपका बॉडी को लगता है कि 6 घंटा का नींद से हो जाएगा, 6 घंटा सो। आपको तो 6.5 घंटा का नींद चाहिए, 6.5 घंटा सो। जैसे मेरा केस में हम जैसे चेक करता था, तो इट वाज माइन एट योर टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाइनल्स वाज 5.5 आवर्स, ठीक है, माइन, इट वाज माइन। तो को लगता था कि हाँ, मैं अगर 5 घंटा भी सोता था ना, तो भी मुझे लगता था कि इतना सोया ही नहीं, ऐसा फीलिंग आता था हमको। और अगर हम 5.5 सोता था, तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक सोया। 5.5 और बीच में दिन में अगर 35-40 मिनट्स मिले तो रिचार्ज होता था। हम तो हमेशा बोलते लोगों को कि दिन में 30-40 मिनट्स का अगर तुम लोग पावर नैप ले सकता है, इसलिए का रिचार्ज। क्योंकि क्या हुआ, सुबह आपने फ्लॉक ऑफ क्लास किया पूरा 2-4 दिन, जितना भी आपने क्लास किया, आपका बॉडी टायर्ड हो जाता है, आपको बॉडी को एक रिचार्ज चाहिए। जैसे हल्का सा 40 मिनट्स 1 आवर भी अगर आप, उससे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि सो पे आके खा पी के एकदम ऐसा सोया 3-4 घंटा सो गया आराम से, ऐसा नहीं,
40 मिनट्स अगर 45 मिनट्स अगर आप सो सकते हो, पावर नैप ले सकते हो आप, ऐसा रिचार्ज मिलेगा ना, शाम को पढ़ पाओगे आराम से। अपना बॉडी को समझो, नाइट आउल है, सुबह उठता है, तुम्हारा बॉडी को एडजस्ट करवाना पड़ेगा। फॉर सीए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इट इज बेटर इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, बिकॉज ऑल योर क्लासेस इन द फ्यूचर वुड आल्सो बी इन द मॉर्निंग। योर क्लासेस माइट स्टार्ट एट 6:37 इन द मॉर्निंग। इट इज बेटर दैट यू एडजस्ट योर बॉडी, और आपका बॉडी एडजस्ट हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। एक दो दिन मुश्किल होगा उठने में, बट धीरे 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 करके बॉडी एडजस्ट हो जाएगा सुबह उठने का। अब दिक्कत नहीं हो रहा शायद मेरे हिसाब से उतना, जितना शुरू में हो रहा था आप लोगों को। दैट्स द प्रोसेस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर बॉडी। तो ये चीज समझो, रियलाइज करो, एक ही मौका मिलता है बॉस। इट्स नॉट अबाउट सीए फाउंडेशन। मैं आपको बोलोगे अभी तक आपका साथ जो है ना, वो मेरा सीए फाइनल का क्लियर होते होते हैं। मैं आशा तो यही करता हूँ कि मैं एक सीए फाइनल का, मेरा ड्रीम यही है कि मैं कुछ करके, अभी तक ये है क्योंकि कोई भी बच्चा जितना भी तक मैंने पढ़ाया, अभी तक जिसको भी पढ़ाया मैंने, सब अभी तक आईपीसीसी का लेवल पे, nobody has like they have passed, they are a CA finalist now, but they have not reached that learning phase of CA। हमको एक ही मन है कि हम सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट पढ़ाए बस, कि हम अपना हाथ से होता ना वो तो ऐसे करके बोले कि हाथ तुम सीए बन गए, बस ये एक तो बन का ड्रीम है बस। इसके लिए वर्क करा था, टाइम करेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक ही मौका मिलेगा। 1000 बहाना तुम्हारा हम सुन लेगा, 1000 दिक्कत भी है, और बहाना नहीं बोल रहा है, जेन्युइन रीजंस 1000 है। रीजन एक ही होना चाहिए तुम्हारा पास होने का, एक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो 1000 के सामने पर जाकर कोई दिक्कत है, ट्रैवल करना पड़ा ना कर लेगा, पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, एक ही रीजन होना चाहिए तुम्हारा। और हम बताया तुमको, तुमको जितना भी दिक्कत है, तुम यही सोच लो कि हम 4 महीने के लिए डेफर कर दिए, इतना सोचो। दिसंबर के बाद तुम्हारा पर्सनली बैठेगा तुम्हारे साथ, क्या दिक्कत है तुम्हारा बताना, हमको पर्सनली बैठेगा, तुम्हारा डिस्कस करेगा। उसके बाद तुमको लगेगा कि भैया प्रॉब्लम ही नहीं जिंदगी में, तो सारा चिल्ला, सारा दोस्त वापस आ जाएगा। हाँ बता रहा तुमको, तुम टाइम तो दो, तुम पार्टी में जाओ तो सही, सारा दोस्त बन जाएगा तुम्हारा टेंशन वापस से, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस से बोल रहा है बॉस, जब पढ़ाई करा तो एक दो साथ में नहीं था, बस एक दो दिन जो साथ में पढ़ना होता वो लोग था बस। जब बन गया ना वो माँ को सो, फिर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, इसलिए बोला, ठीक है। तो ये समरी नोट्स आप लोग पढ़ लेना अपना रिवीजन के हिसाब से। अपन जो टॉपिक शुरू करने वाला है वो है रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट अपन पढ़ेगा, ठीक है। दो टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन। रजिस्ट्रेशन मतलब तो जब फॉर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा, और डिसोल्यूशन मतलब फॉर्म को बंद करने का, ठीक है। एक सेकंड खाली लो ना, आप लोग काम करो 36 और 37 एक बार रीड कर लो, एक मिनट खाली रीड करो बस, हम वापस शुरू करें चैप्टर ये वाला पार्ट को। आ जाओ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन पहले डिस्कस करते हैं, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। क्या रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या? द आंसर इज नो, बट जनरली आजकल देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन लोग बाग कर लेता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मतलब रजिस्ट्रेशन कराने का इतना फायदा है, ठीक है, उतना ना कराने का काफी ज्यादा नुकसान है। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि कोई भी फर्म को, अगर जैसे तुम्हारा कोई क्लाइंट आया और तुमको रजिस्टर कराना अपना फर्म को, एक पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर कराना, तो कैसे कराएगा तुम, ठीक है। सेक्शन नंबर 58 जो है अनदर सेक्शन, जो कि अगर सेक्शन नंबर याद हो रहा तो ठीक है, ठीक है। जो सेक्शन बोलो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लेना, ठीक है। सेक्शन 58 में प्रोसीजर लिखा हुआ है जिसके थ्रू अपन एक फर्म को रजिस्टर कराता है। बहुत बेसिक फॉर्म, आपको हल्का हल्का पढ़ कैसा लगेगा, ये तो कंपनी एक्ट में पढ़ा ना सेक्शन 7, तो वैसा लग रहा है, देखो एक पढ़ के। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म along with the prescribed fees submitted to the registrar of firm, लगा रहा है एकदम, वो फॉर्म को लिया फीस के साथ में,
जो आपका एक साइट है, आपका इंडियन पार्टनरशिप का एक साइट है, उसमें आप जाओ, आजकल तो ऑनलाइन है, उस फॉर्म को निकालो, फॉर्म को भरो, उसमें फीस क्या 5 रुपए या 10 रुपए से कुछ फीस है, ठीक है, या 25 रुपए होगा शायद, ऐसे कुछ फीस है, वो फीस को पे करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन विच एनी ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएशन, जिस भी बिजनेस का है, आजकल तो खैर ऑनलाइन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रार के पास चला जाता है। और पहले का जमाना में क्या था, फिजिकल फॉर्म होता था, आज भी कर सकता है, फिजिकल फॉर्म में फीस दिया, और जो रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट है, जिस भी रजिस्ट्रार, जैसे अभी आसाम में अपने गुवाहाटी एरिया में है, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट है, उसमें आप जाके उस फॉर्म को जमा कर दो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखो तो, एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय, क्या लिखा है, ऑल द पार्टनर्स, मतलब जितने भी पार्टनर्स बनेंगे सबको साइन करना अनिवार्य है। ये क्लाइंटेल नॉलेज है आपका, आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार उठा के बोल दो ना, एड्रेस कौन सा अपने यहाँ का, यहाँ का एड्रेस बता सकते हैं, एड्रेस, ठीक है, ऑल पार्टनर्स, ऐसे धनशी कर सकता है ये काम, मगर इसको दे दो, इसको दे दो, ये ठीक है, तो नया बात नहीं, धनशी को दो ये बात फिर तो, ठीक है। सो इट मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, क्लियर एकदम। फिर नेक्स्ट, क्या क्या चीज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, मतलब जो फर्म जो करेगा, जो बनाएगा, एप्लीकेशन जो जमा करेगा, उसके साथ में क्या क्या चीज आपको जमा करना है। नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म। नंबर 2, जो प्रिंसिपल प्लेस है, एकदम सेम लग रहा है नहीं लग रहा है, नेम ऑफ द कंपनी, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेम ऑफ एनी प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन द बिजनेस, ठीक है, कोई और बिजनेस अगर कैरी आउट करता है कोई अदर नेम में पार्टनरशिप फर्म, तो वो डेट एंड इन विच द पार्टनर हैज जॉइंड द फर्म, नेम्स ऑफ द फर्म, इंडिपेंडेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। कभी कभी कोई पार्टनरशिप याद है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, याद आ रहा है आपको, तो वो सब पार्टनरशिप अगर है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने पार्टनरशिप फर्म जो है एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये एक्ट कब का है, जो पार्टनरशिप एक्ट है ये कब का है, 1932, मतलब प्री इंडिपेंडेंट एरा का है ये जो एक्ट काफी पुराना है। तो पहले का लोग क्या होता था, थोड़ा सा सुपीरियर दिखाने के लिए ना पार्टनरशिप फर्म में नाम दिखाता था, जैसे कि एम्परर, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे क्राउन एम्परर, फिर कुछ कुछ और नाम, जैसे इस टाइप का नाम रखता था लोग दिखाने के लिए, रॉयल है, रॉयल, इस तरह के कुछ कुछ नाम रखता था लोग, ताकि थोड़ा दिखे कि हाँ ये लोग तो ना कुछ गवर्नमेंट का एसोसिएटेड है, या फिर कोई ना इसमें कुछ जो एम्परर है उसका साथ है, कुछ इस तरीके से दिखाने के लिए कि इन्फ्लुएंस है, तो स्टैंड आउट करने के लिए क्या करता था लोग, नाम बताता था। आज के डेट में ये एक्ट में इसलिए दिया कि उस समय का एक्ट है ये, इसलिए आज के डेट में कोई यूज ऐसे करता नहीं है, ठीक है, बट लिख दिया एक्ट में कि इस तरीके का नाम आप लोग यूज नहीं कर सकते। और अगर आप लोग गवर्नमेंट, जैसे कोई एग्जांपल है कि आप दिखा रहे हो कि कुछ गवर्नमेंट का नाम है, जैसे असम समथिंग आपने दिखाया, या फिर मिनिस्टर का नाम जैसे कुछ मेंशन किया, आपने कुछ ऐसा किया जिससे गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट का कुछ है, वो अगर आप कर रहे हो, पहला बात तो आप करना अलाउड नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास में रिटर्न कंसेंट है, जो गवर्नमेंट है उससे अगर आपको रिटर्न कंसेंट है, गवर्नमेंट से अगर रिटर्न कंसेंट है, तभी आप अलाउड है लगाना, अदरवाइज वो नाम यूज करना अलाउड नहीं। एकदम सिंपल, क्राउन एम्पर से लगा नहीं सकता, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ डाल सकता है, एक्सेप्ट अगर गवर्नमेंट का अलाउड होगा, अगर गवर्नमेंट ने रिटर्न दिया है, ऐसा भी नहीं बोल दिया, क्या चाहिए, राइटिंग में चाहिए। देखो अंडरलाइन कर लो, गवर्नमेंट, कंसेंट और राइटिंग, ये 3 वर्ड अंडरलाइन कर लो, पूरा पूरा मत करो, गवर्नमेंट, कंसेंट और राइटिंग, समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फिर बगल में लिख लो अदरवाइज नॉट अलाउड, बगल में लिख लो अदरवाइज नॉट अलाउड, समझ में आ गया आप लोगों को, अदरवाइज नॉट अलाउड। ठीक है, क्या करेगा याद करो, सेक्शन नंबर 7 में भी क्या कहता है, नेम एड्रेस सब कुछ ले लिया, सारा डॉक्यूमेंट्स को ले लिया, रजिस्टर को जमा कर दिया, रजिस्टर सब कुछ वेरीफाई करेगा, देखिएगा कि कोई मिल गया, कोई क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एकदम सेम। पार्टनर का डिटेल्स, पार्टनरशिप फर्म किधर है, क्या बिजनेस कैरी आउट कर, सारा डिटेल्स लिया आपने, रजिस्ट्रार को जमा किया, रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा और वो क्या दे देगा आपको, COI, ठीक है, आपको कोई इशू करेगा। मेरा सवाल ये है, याद करो, कंपनी कब रजिस्टर्ड मानता है हम लोग, फ्रॉम द डेट व्हेन द COI इज रिसीव्ड और नॉट, टेल मी, कंपनी को हम लोग कब रजिस्टर्ड मानता है, जब कोई मिल गया आप लोग को। क्या पार्टनरशिप फर्म में भी ये चीज सेम है या नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है, सोचो, क्या समझ में, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। मैंने बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट कब होता है, कब रजिस्टर होता है, जब कोई मिल गया, यानी कि COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया आपको। क्या पार्टनरशिप में भी यही है या कुछ और हो सकता है,
वही होगा। नहीं ठीक है, लॉजिकली बात करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाया थोड़ी ना दिक्कत है। जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी बता सकता है प्लीज। वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। द आंसर इज कि जब कोई मिलता है तब नहीं होता है। पार्टनरशिप का केस में इट इज व्हेन द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, उस डेट को मानते हैं द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर इसका लॉजिक क्या है? ये क्या बात हुआ, सीओआई मिलने से पहले मिल रहा है, मतलब कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। कंपनी के केस में क्या, इट्स कंपलसरी। तो जब तक वो फॉर्मेलिटी पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं मान सकता है कि वो रजिस्टर्ड हो गया। बट पार्टनरशिप क्या वो कंपलसरी रजिस्टर करना जरूरी है क्या? नहीं है। तो ये बोला है लॉ एक्ट में कि जो आपका एप्लीकेशन चेकिंग प्रोसेस है ना, वो एक रूटीन मैटर है, वो एक रूटीन मैटर जो उसको करना ही है। तो इसीलिए उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता है, उस दिन को मानता है इंपॉर्टेंट है जिस दिन आपने एप्लीकेशन जमा किया। समझ में आया तो लिख देना उसमें, ठीक है? उसमें लिख लो आप लोग ये वाला रजिस्ट्रेशन डीम्ड, देखो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डीम्ड कंप्लीटेड, एप्लीकेशन सबमिटेड, ठीक है? वो अंडरलाइन कर लो और उसमें नीचे लिख लेना एरो मार के, नॉट व्हेन COI इज इशूड, नॉट व्हेन COI इज इशूड। समझ में आ गया आप लोगों को बात? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये चीज। सेक्शन नंबर 69 अलॉन्ग विद द सेक्शन नंबर आपको याद रखना है, 69, ठीक है? 69 का एज में क्या क्या दिक्कत होता है अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो। सेक्शन 69 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तब तो सही है, बट अगर नहीं कराया, मैं क्यों कराए? आपको दिमाग में आएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन हम क्यों करें, झमेला है फालतू का, क्यों करवाए हम? नहीं करने का नुकसान देखो, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है देखो तो, no suit in the civil court by the firm or the other co-partners against the third party। मतलब कि सोचो क्या हुआ, मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, प्रथा मेरे पास एज अ क्लाइंट आया, हमसे सर्विस ले लिया, पेमेंट नहीं किया, हम चाह कर भी प्रथा के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकता, फर्म कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, केस नहीं लड़ सकता। प्रथा ने मुझसे सर्विस लिया, मेरा उसके चक्कर में सर्विस प्रोवाइड करने के चक्कर में मेरा खुद का पर्सनल लॉस हुआ, अब ये रिकवरी नहीं दे रहा है मेरे को, तो ये पार्टनर भी जाके इसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकता, ठीक है? बट कौन सा केस फाइल नहीं कर सकता, कौन सा सूट लिखा हुआ है इसमें? नो सूट इन व्हाट, सिविल। मतलब कि सोचो अगर मेरा प्रथा से झगड़ा हो गया, ये आके फर्म में आके गाले गलोच किया, मारा पीटी किया, देख के लगता नहीं है बट किया, तो क्या हम इसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं? नहीं कर सकता है? कर सकता है, बिकॉज ये सिविल नहीं है, ये क्रिमिनल हो गया। तो ये चीज क्या हो गया, सिविल कवर्ड है खाली, मतलब कि जो अपना प्रोसेस से रिलेटेड चीजें हैं आप उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, मतलब जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं उसमें आप लोग केस फाइल नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सनल या फिर ऐसा कुछ किया जो कि मेरा लॉस इनडायरेक्टली करता है, अदरवाइज करता है, तो हम केस फाइल कर सकते हैं। मतलब यू कैन नॉट फाइल, लिख दो बगल में लिख लो, नो सिविल सूट अलाउड अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, नो सिविल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, बस इतना लिख लो, नो सिविल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, ठीक है? लिखना तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, नो सिविल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। नंबर नेक्स्ट, आपको सेट ऑफ करने का भी ऑप्शन नहीं है, मतलब कि सोचो प्रथा और मेरा हिसाब चल रहा है, प्रथा को हमको प्रथा को देना 50,000 रुपया और प्रथा को हमको देना 30,000 रुपया। क्या बोला मैंने? मेरे को प्रथा को कितना रुपया देना है? 50,000 रुपया, और प्रथा से मिलना कितना है मुझे? 30, ठीक है? तो मैं बोलूं कि काम करो प्रथा, तुम्हारा तो 30,000 रुपया पहले से बाकी था, तो हम तुम्हारा 30,000 रुपया माइनस करके पेमेंट कर देता है, वो भी अलाउड है। मतलब यू कैन नॉट सेट ऑफ द क्लेम, आपको प्रथा को जो पेमेंट करना वो आपको करना ही पड़ेगा। सेट ऑफ कुछ भी अलाउड, बट लॉ अच्छा है, लॉ इतना खराब नहीं है, इतना खुदगर्ज लॉ थोड़ी ना हो सकता, बराबर? सेट ऑफ का अलाउ किया है 100 रुपए का, 100 रुपए तक सेट ऑफ अलाउ कर दिया है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं किया। मतलब खुचरा अगर हो तो प्रथा और हम बीच में सेटल कर सकते हैं, ठीक है? तो सेट ऑफ टिल 100 रुपीज इज अलाउड, ठीक है? अब एक्ट पुराना बनाया, 100 रह गया, चेंज ही नहीं किया, लोग होता है लेजी पीपल, ठीक है? समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? नंबर नेक्स्ट, एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। अरे बात सुनो, पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट तो केस नहीं कर सकता, तो समझ में आ गया।
हम इसी तरह सेट ऑफ नहीं कर सकता, वो भी समझ में आ गया भाई। पार्टनर ही पार्टनर आपस में लड़ाई नहीं कर सकता, तुम लोग कर लो जो करना है बोलते हैं। सोचो अगर बाई चांस हमारा पार्टनरशिप फर्म है और कोई सेटलमेंट हुआ, फर्म में कोई सेटलमेंट हुआ और हम पैसा नहीं दिया, तो चाह कर भी राशि का मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। बट इसका एक्सेप्शन है, वही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है डिसोल्यूशन। एक्सेप्शन क्या है? डिसोल्यूशन। यानी जब फर्म बंद हो रहा हो और अगर राशिया को सही राइट नहीं मिला, सही पैसा नहीं मिला, तो शी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स। और इसमें सेक्शन 37 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। याद आ रहा है आपको? 37 6% वाला जो है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक्सेप्शन लिख लेना ऊपर में, एक्सेप्शन करके डिसोल्यूशन अंडरलाइन कर लो, ठीक है? हाँ जी। अगर वो पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो फिर उसमें हम लोग वो भी तो कर सकते हैं ना था ना कि एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर नहीं दिया तो निकाल सकता है, पावर भी होता होगा। म्यूचुअल कंसेंट वाला बात है, सारा कंडीशन देखो, एक्सपांशन करेगा तो सारा कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा तुम्हारा एक्सपांशन का। इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर, सर्विस नोटिस उसको सर्व किया, गुड फेथ में किया आपका, फिर उससे आपने ओबीएच लिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, सब कुछ लेके अगर आपने करा तो आप निकाल रहे हो, तो बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट, मस्ट चीज, हम प्रथा के अगेंस्ट फाइल सूट फाइल नहीं कर सकता, बट प्रथा मेरे अगेंस्ट में नहीं, हम आपस में पार्टनर्स के अगेंस्ट तो कर नहीं सकता। ऑब्वियसली फर्म के अगेंस्ट करो तो पार्टनर्स के साथ भी कर ही सकता है। हाँ, तो और पार्टनर्स कर लो। एक बार वापस बोलिए ना। मैं बोला कि क्या मैं प्रथा के अगेंस्ट, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या मैं प्रथा के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता हूँ? प्रथा इज अ थर्ड पार्टी, क्या मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। ऊपर लिख लिया, आप देख लिया आप लोगों ने। बट क्या प्रथा मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? द आंसर इज यस। समझ में आया आपको? मतलब यहां से यहां नहीं होगा, बट यहां से यहां हो सकता है। समझ में आया आप लोगों को? मतलब कि अगर नॉर्मली सूट फाइल नॉर्मली अलाउड नहीं है, ठीक है, नॉन कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज्यादा ही खराब है, बट इसके थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है। मतलब जो हमने जितना भी हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, इसमें से क्या क्या एक्सेप्शंस पढ़ा उसके बाद समराइज कर लेता हूं। नीचे में क्या लिखा हुआ है देखो, द थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर लिखा हुआ है। अच्छा एक काम करो, लास्ट जो पॉइंट है, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म लिखा हुआ ना, और एनी पार्टनर लिख लो उसमें, और एनी पार्टनर लिखिए, और एनी पार्टनर, डबल डबल कंफ्यूजन होगा फालतू का, और एनी पार्टनर लिख ले, ठीक है, और एनी पार्टनर चलेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो पता ही है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? ये पार्टनर्स लोग आपस में सूट फाइल कब कर सकता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अगर सही रियलाइजेशन नहीं हुआ एसेट्स का, प्रॉपर्टी का, तो सूट फाइल कर सकता है। नंबर 3, सोचो किसी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो तो खुद करता नहीं है, उसका ऑफिशियल असाइनी होता है, ठीक है। उसका ऑफिशियल असाइनी जो है वो चाह जाके, अगर उसको पैसा ठीक से नहीं मिला है, तो वो जाके जो भी प्रॉपर्टी या रिलीज वगैरह करवा सकता है, उसके लिए सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। मतलब सिंपल आगे क्या है, जब फर्म बंद हो रहा है या पार्टनर निकल रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो बंदा जो है जाके सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत फालतू पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इसलिए हम नहीं पढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3 वापस समझाइए ना। जब इंसॉल्वेंट होता है, तुम पढ़ा नहीं इंसॉल्वेंट मतलब, जब इंसॉल्वेंट होता है तो उसके साथ में होता है एक ऑफिशियल असाइनी। मतलब वो खुद तो अब क्या करेगा बेचारा, तो उसका ऑफिशियल असाइनी जो है वो जाके सेटल करता है सब कुछ। तो अगर उस समय सेटलमेंट करते वक्त उसको लगा कि नहीं यार, इसको तो सही प्रॉपर्टी का अमाउंट नहीं मिला है, तो उसको राइट दिलाने के लिए द ऑफिशियल असाइनी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स, ठीक है। मुस्कान हाँ समझ गया। नहीं पढ़ा तुम रिकॉन्स्टिट्यूशन, हम समझ गए, पकड़ी गई, नहीं पढ़ा था ना? नहीं, वो बस ऊपर ऊपर याद था तो देख लिया। नहीं, ऑनलाइन क्लास करो। आ रहा नेक्स्ट क्लास में आएगा। हम तो विश्वास, हमको तो रखेगा ही नहीं। क्या? एग्जाम्पल आप लोग रीड कर लेना आराम से, बाद में आगे जाके आओ, आगे चलता है अपन। या तो समझ में आ गया या रीड करना आप लोगों को बताओ, हम एक बार के लिए डिसोल्यूशन स्टार्ट करें या बोलो रीड करना, एक बार ये वाला पार्ट रीड करना है सब लोग, चलेगा? इजी, समझ में आ गया? आओ डिसोल्यूशन वाला पार्ट करता है। अब सुनो, डिसोल्यूशन 2 तरीके का हो सकता है। डिसोल्यूशन जो है वो 2 तरीका का हो सकता है, एक है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। दोनों में डिफरेंस कुछ आइडिया? पूरा फर्म बंद हो गया अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो, वेरी गुड। सोचो अगर पूरा का पूरा फर्म बंद हो गया,
मतलब सारा एसेट्स को रियलाइज कर लिया, जो भी सेटलमेंट था सब कुछ कर लिया, तो क्या बोलेगा हम लोग? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कोई पार्टनर निकल गया तो उसको क्या बोलेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई पर्टिकुलर पार्टनर का डेथ हो गया तो क्या बोलेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर दैट पार्टनर। समझ में आया? मतलब पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होता है तो जरूरी नहीं कि फर्म भी डिसॉल्व हो, पर अगर फर्म डिसॉल्व हो गया तो सारा का सारा पार्टनर्स ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म से हट। समझ में आया? इजी, इजी भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है ये वाला पार्ट, ठीक है? तो इसको थोड़ा दिमाग में रख लेना आप लोग, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, मतलब वैसे कभी इजी पेपर जब देना होता है ना वो लोग को, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है लोग, तो हम लोग रिस्क क्यों ले फालतू का, ठीक है ना? ओके, आओ। डिसोल्यूशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन जो है, फर्म का, व्हाट वी विल टॉक इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझ ही गया आप लोग, पहले ही पढ़ लिया, डेथ, इंसॉल्वेंसी सब तो पढ़ ही लिया आप लोग ने। जो अभी हम लोग यहाँ पे पार्ट पढ़ेंगे दैट विल बी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक, हम लोग खुद से डिसॉल्व कर सकते हैं अपना फर्म को, उसका क्या क्या तरीका हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा, बाय कोर्ट्स ऑर्डर हम लोग एक फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया आप लोगों को? डिसोल्यूशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक क्या बोला मैंने? अपने आप खुद से हम लोग करेंगे, और नंबर 2 क्या बोला मैंने? कोर्ट के ऑर्डर से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करता है खुद से। सेक्शन नंबर दिख रहा है जो 40 लिखा हुआ है, 40 41 दिख रहा है सर। सेक्शन 40 से लेके 44 क्या है आपका? विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। 44 में हम लोग उधर आ जाएगा, तो 41 42 43 ये तीन होगा आपका, ठीक है? 40 41 42 43 चार, सॉरी सही बोला, 40 41 42 43 ये होगा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? 40 में सर सिंपल सा बात है, देखो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बहुत इजी है सब पार्ट। अब टफ पार्ट खत्म आप लोगों का। 40 क्या है देखो तो, वॉलंटरीली। अगर सारा पार्टनर्स लोग मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग को फर्म बंद करना है तो फर्म बंद होगा। सारा पार्टनर्स को डिसाइड कर ले, कंसेंट मिल गया सबका कि वो लोग नो लॉन्गर दे वांट टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा? बंद। तो लिख बगल में अंडरलाइन कर लो, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल में भी अंडरलाइन कर ले तो चलेगा। चलेगा, इजी। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? कंपल्सरीली। सोचो एक फर्म था, और फर्म जो है जो बिजनेस कैरी आउट कर रहा था वो इलीगल हो गया। एक फर्म था, बिजनेस वगैरह कर रहा था, पार्टनरशिप फर्म था, वो जब बिजनेस कर रहा था अब वो इलीगल हो गया, तो उस फर्म को ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताओ भैया, अपन लोग सोचो एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा था, एनिमल का स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा था। गवर्नमेंट ने कुछ इलीगल बोला नहीं था, तो हम लोग बना रहे थे, हम लोग बेच रहे थे। अचानक से ये आया कि जो एनिमल का जो प्रोडक्ट्स बनाना है वो अब से इलीगल, तो हमारा फर्म को ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कंपल्सरी आपको बंद करना पड़ेगा जब आपका बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। आपका बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। नहीं, वो नोटिस पीरियड आ जाएगा आपके पास में, वो सब्जेक्ट, वो एकदम केस टू केस, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ठीक है? बट चीज ये है, सोचो मेरा 4 पार्टनरशिप फर्म था, 4 फर्म है हम लोग, एक ही पार्टनरशिप के अंदर 4 काम करता है हम लोग। एक सोचो हम लोग काम करता है एनिमल स्किन वाला, दूसरा हम लोग काम करते हैं सोचो बैग वगैरह का काम करता है, तीसरा कपड़ा का काम करता है, चौथा मेडिसिन का काम करता है। चारों बंद होगा या एक बंद होगा? एक बंद होगा। जो फर्म इलीगल है वही बंद होगा, बाकी फर्म कंटिन्यू होता रहेगा। इजी? टफ लगा अभी तक कुछ? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। याद करो चीजों को, याद करो चीजों को। अगर आप लोग पार्टनरशिप में एंटर होते हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप यू कैन एंटर इनटू। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें आप लोग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप में एंटर किए। टाइम पीरियड वाला पार्टनरशिप, करेक्ट? अब मुझे बताओ, अगर ये सब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो क्या यू कैन डिसॉल्व द फर्म? जरूरी नहीं, बट कैन यू डिसॉल्व द फर्म और नॉट? बिकॉज कोर्ट ने बोला, खुद से बोला हम लोग, खुद से हम लोग कर सकते नहीं कर सकते, हम लोग का काम खत्म हो गया तो हम लोग पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं। बराबर? क्लियर है ये वाला पार्ट? मतलब क्या लिखा हुआ देखो उसमें, constituted for a fixed term then on the expiry of the term। आपको याद है जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसका लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था? ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उसमें लिखना है आप लोगों की 2 साल के लिए हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया है, ठीक है? अगर वैसा कुछ लिखा हुआ है आप लोग का तो आप लोग 2 साल के बाद में अपने फर्म को बंद कर सकते हैं। तो constituted for a fixed term
ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। फिर नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इफ कंसिडरेशन टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स बाय द कंप्लीशन देयरऑफ, मतलब कि कोई फिक्स टर्म के लिए आपने ओपन किया तो वो फिक्स टर्म एक्सपायर हो गया, कोई पर्टिकुलर काम के लिए आपने पार्टनरशिप में एंटर किया, वो काम खत्म हो गया। किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है ना, तो आपने अगर पढ़ा होगा हल्का सा लिखा हुआ है कि अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर द फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, मतलब कि पार्टनर्स चाहे तो फर्म को बंद कर सकता है। सिमिलरली फॉर इंसॉल्वेंट आल्सो, मैंने बोला डेथ और इंसॉल्वेंसी बिल्कुल सेम है, इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें ऑफिशियल एसआई नहीं है, बस यही है। डेथ का केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है और इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, ऑफिशियल एसआई नहीं। बट पहला लाइन क्या लिखा हुआ है ऊपर, फर्स्ट लाइन 42 के एकदम 42 के नीचे वाला लाइन, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ और लिख दिया है तो बात ही खत्म। भाई फिक्स पीरियड के बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू करना है तो करो, जिस काम के लिए पार्टनरशिप एंटर किया था उसके आगे का काम भी करना है करो, डेथ के बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू करना है करो, इंसॉल्वेंसी के बाद भी कंटिन्यू करना है तो करो। समझ में आया आप लोग को, क्लियर है वाला पार्ट। लास्ट वाला चीज, लास्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब विल चला ना, ऐसा चीज है कि ना ऐसे हो गया लोगों को कि पार्टनरशिप एट विल तो बनाने नहीं चाहिए, तो ईमान ही नहीं है इसका, तो मेजॉरिटी चाहिए ना ऑल चाहिए, कुछ नहीं। मूड आया एक फाइन डे, यार पार्टनरशिप करने को इच्छुक हो नहीं, लिख के दे दिया, फॉर्म बंद करता है, बंद। देखो लिखा क्या लिखा हुआ, किसी भी एक पार्ट नोटिस सबको देना पड़ेगा। सोचो अगर प्रथा पार्टनर है तो प्रथा को नोटिस सबको देना है, बट ही अगर उसने सबको नोटिस डिलीवर कर दिया, सब कुछ कर दिया है, तो जिस डेट से उसने नोटिस दिया उस डेट से पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाए। खतरनाक है ना, बवाल है ये वाला। पढ़ो थोड़ा पॉइंट इसके आगे धनश्री वाला आएगा, रीड कर लिया सो फास्ट। अजीब आवाज करता है ये, कोई कुछ और सोचेगा इसमें। बोलो हो गया सबका? हाँ भैया। ये हो गया आपका वॉलंटरीली वाला पार्ट। अब है कोर्ट अगर चाहे तो कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकता है। देखो इसमें भी ना लॉजिकल है एकदम, बिल्कुल लॉजिकल। कब आपको लगता है कि कोर्ट जो है आपका पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर देगा? सोचो एक बार के लिए, सोचो ऐसे बिना लॉ पढ़े, मैं सोचो लॉ नहीं पढ़ रहा था, क्या लगेगा? पार्टनर लोग पार्टनरशिप फॉर्म को अच्छे से चला नहीं पा रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अनलॉफुल कर रहा है लोग, ये सभी तो रीजन होगा अल्टीमेटली, है ना? या फिर जैसे आप एज अ पार्टनरशिप फॉर्म आपको कुछ कुछ कंप्लायंसेस पूरा करना पड़ता है, आप वो कंप्लायंसेस को पूरा नहीं कर रहे हो, तभी आपको कोर्ट क्या बोलेगा आपको कि फर्म को बंद करो। वही है आंसर। देखो क्या लिखा हुआ नंबर 1, क्या लिखा हुआ? अच्छा इसका मेन रीडिंग जो है आप लोग मेन बुक से कर सकते हैं आप लोग, या फिर मैं सजेस्ट करता हूं आप लोग को मेन बुक से भी मत करो, क्वेश्चन बैंक से कर लो, चलेगा? आंसर वहां भी दिया हुआ है, कोई स्ट्रेस का बात नहीं है, ठीक है? पहला क्या लिखा हुआ है धनश्री? नहीं पॉइंट धनश्री वाला है, इनसैनिटी अनसाउंड माइंड का हो गया,
ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर के अलावा उसका तो ऐसी वैल्यू नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर को कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, मेन कौन है, एक्टिव पार्टनर। अगर वो बाई चांस को कारण से बहुत प्रेशर की वजह से, ठीक है, कोई मिल गया वाला पोजीशन में आ गया तो वो क्या बन जाएगा, फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बट टेम्परेली अगर सिक हुआ, मतलब थोड़ा सा टाइम के लिए कुछ बीमार हो गया, तो तब भी क्या कोर्ट ऑर्डर कर देगा बंद करने के लिए। ये जैसे जतिन सोचो कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, बेचारे ये 15 दिन के लिए कोई इसको तबियत खराब हो गया, ये 15 दिन का लीव ले लिया, तो क्या कोर्ट बोलेगा कि नहीं नहीं आपका एक्टिव पार्टनर नहीं है, बंद करो फर्म को? ये आंसर इज 15 डेज के लिए तो किसी को भी एलोकेट कर देगा ये पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, ये इसका हेडेक है किस तरीके से चलाएगा ये। बट टेम्परेरी सिकनेस के लिए आपका फर्म जो है डिसॉल्व नहीं। नेक्स्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, परमानेंट इनकैपेसिटी। कोई पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया कि वो पार्टनरशिप फर्म को चला सके, मतलब कि सर वो फर्म जो है, जैसे एग्जांपल धनशील लोग चलो मिलके चला रहा था, अब फॉर सम रीजन दे हैव टू लीव गुवाहाटी, फॉर सम रीजन दे हैव टू लीव गुवाहाटी, तो विल दे बी एबल टू रन द फर्म? बताओ मेरे को, नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग बाई चांस एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके आप लोग परमानेंटली इनकैपेबल, मतलब टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते, या इसने कोई जॉब ऐसा ले लिया है जिसके बाद आप ये फर्म में काम नहीं कर पाएगी, इसका जॉब जो है वो डिमांड नहीं करता, अलाउ नहीं करता है, तो शी हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल। नंबर 3 क्या हुआ, मिसकंडक्ट। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया, कोई अच्छा काम नहीं किया बिजनेस में, कंडक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ मेरे को। हाँ, क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है क्या? बिजनेस बिजनेस BUZ मतलब बिजनेस, ये सीए बनने वाला है, छोटा छोटा शॉर्टकट्स नहीं पता तुम लोगों को। लास्ट, परसिस्टेंट ब्रिज। परसिस्टेंट का मतलब, वेरी गुड, कंटिन्यूअस। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूअस, बोलते ना कोई भी चीज को परसिस्टेंटली करो, एकदम परसिस्टेंटली करो, एकदम लगन से करो, रोज करो, डिसिप्लिन रहो, वही वाला परसिस्टेंट। बट ये मत करो जो लिखा हुआ है परसिस्टेंट ब्रीच, क्या मतलब, तोड़ना, फ्रॉड टाइप का। ऑफ एग्रीमेंट मतलब कि कंटिन्यूअसली एग्रीमेंट को तोड़ना इन रिलेशन टू, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, एम्बेजलमेंट, मतलब किसी को आइडिया, एम्बेजलमेंट, BCR बोलो, एम्बेजलमेंट, एनी आइडिया? थेफ्ट, चोरी करना। हाँ, जो लॉ में वही लिखा हुआ है, एम्बेजलमेंट वर्ड आना चाहिए तुम्हारा, आएगा काम में आगे। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यूअसली मांगा गया, दैट वी वांट टू सी योर ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और आपने मना कर दिया, ठीक है। उस केस पे फर्म क्या, नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कीपिंग एररनेस अकाउंट्स, मतलब कि इन्फ्लेटेड या फिर गलत अकाउंट्स, ठीक है। और जो कैश अलाउड होता है हर एक्ट के हिसाब से, कैश एक मेंशन किया हुआ रहता है, उससे ज्यादा आप कैश अगर होल्ड कर रहे हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट समझ में आया आपको, पहले मुझे बताओ, पीछे आओ एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्लियर था आपका, सेकंड पॉइंट पे सारा पॉइंट देख लो एक बार के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ई को एक बार के लिए होल्ड में रखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझाने के लिए टाइम लगेगा मेरे को। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो तो, कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस, मतलब अगर कंटिन्यूअसली लॉस कर रहे हो फिर भी आप फर्म को बंद नहीं कर रहे, तो कोर्ट चाहे, कोर्ट करेगा ये जरूरी नहीं, कोर्ट चाहे तो अपने फर्म को बंद कर सकता है, ठीक है। एंड जस्ट एन इक्विटेबल, ये बहुत खतरनाक चीज है। पहले तो क्या रीजंस दे रहा है कोर्ट कि ये हुआ तो बंद करेगा, ये हुआ तो बंद करेगा, गलत अकाउंट्स दिया तो बंद करेगा। भैया हाँ, हमको ना मीटिंग लीव करना पड़ेगा, हमको कहीं जाना है। क्यों? कहीं जाना है।
8 मिनट और रुको, 7 मिनट। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले तो क्या रीजंस दे दिया आपको कोर्ट ने कि ये किया तो बंद करेगा, ये किया तो बंद करेगा। लास्ट वाला पॉइंट ब्रह्मास्त्र पॉइंट है, अगर कोर्ट को जो सही लगेगा उस हिसाब से वो फॉर्म को बंद कर सकता है। कब कब गलत लगेगा कि आप लोग गैम्बलिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर डेडलॉक है, मतलब आप लोग का मैनेजमेंट में कोई आना जानी नहीं है, पार्टनर्स लोग जो है आपस में टर्म्स अच्छा नहीं है इनके बीच में, और आप लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो आपका कम हो गया। ये आपका जो लास्ट वर्ड है ना, सबस्ट्रैक्टम जो है वर्ड है आपका, वो अगर आप याद नहीं भी करो चलेगा, ठीक है। ट्रस्ट फेथ जो है आपका कम हो गया, उस केस में क्या होगा, आपका पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, याद समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से पूरा, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद लास्ट पार्ट। हम डोनेट करके आए, हम पिछले साल भी किया था। हाँ हाँ ठीक है, सुनो सुनो, इसके बाद में डिस्कस करेगा। सुनो, तो अभी लास्ट सेक्शन क्या है, देखो ये वाला पार्ट जो है अपन क्या करता है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना हल्का हल्का, ठीक है। अपने को खाली 20 मिनट्स और चाहिए होगा ये टॉपिक को खत्म करने के लिए, एंड वन टॉपिक विच वी आर लेफ्ट। हमको मन नहीं कि इससे ज्यादा हम कराए, क्योंकि हमको पता है उसके बाद आप लोग का हला हुलू होना शुरू हो जाएगा, हमको पता है इसके बाद में। तो यहाँ तक स्टॉप करें एक बार, प्रोवाइडेड कि ये वाला पार्ट हल्का सा रीडिंग करके आएगा आप लोग, सिर्फ इतना सा पार्ट। 15 से 20 मिनट का क्लास और होगा बस, कभी भी ले लेगा, कल ही ले लेकर खत्म करेगा, इस वीक में ये चैप्टर खत्म करता है आप लोग। हाँ, कभी भी 15-20 मिनट्स निकालना है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी पॉसिबल हो करा देगा, ठीक है। अब फिर आज के लिए रखता है, जाओ तुम जाओ मुस्कान।